चलिए देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो कि मॉसले ने दिया था, तो इसके बारे में छोटा मोटा बात तो सबको पता चल चुका है अभी तक कि ग्रुप नंबर कितने हैं टोटल। इसमें ग्रुप नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल ग्रुप नंबर है 18। और टोटल पीरियड की अगर बात करें तो टोटल पीरियड हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड। अब पीरियड और ग्रुप में एक बात याद रखिएगा कि पीरियड में ऑब्वियस सी बात है, अगर पीरियड की हम बात करें तो ये जो रो दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल रो दिख रहा है सबको, हॉरिजॉन्टल रो, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ गया? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल रो है। तो ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड नंबर 2 है। तो पीरियड क्या है? वो है हॉरिजॉन्टल रो जो है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीरियड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कौन सा है? जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस कॉलम को हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप, वर्टिकल कॉलम ग्रुप। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक पे क्या आना है? वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो बता चुके हैं हम लोग। इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रेंड्स कैसे कैसे चेंज होता है। ट्रेंड्स को समझने के लिए हमको सारे नंबर, सारे जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमको 20 तक पता होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग को 20 तक एटॉमिक नंबर पता होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते एकदम बेसिक चीज से, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा, तो आप उसी टाइम बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे हम नहीं बता पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी 2 स्लाइड इंपॉर्टेंट है इसके बाद का। ठीक है, तो चलो, और बहुत लोअर स्टेज से स्टार्ट करें तो थोड़ा ध्यान से देखना इस पॉइंट को। देखो यहाँ पे हम एलिमेंट लिख चुके हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख चुके हैं। तो एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब इस एटॉमिक नंबर के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिखने आना चाहिए। इनकेस नहीं भी आता है तो भी आपको पता होगा कि कैसे लिखना है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बहुत सारी बातें पता करेंगे, और वो कैसे पता करेंगे बस ये देखना है। ठीक है, और इस टेबल को अगर समझ गए तो आधा 50% काम हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का सिर्फ क्या होगा? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के सेल में, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे के सेल में। ये सबको समझ में आता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 1, बेरिलियम का 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 7, 2 8, 2 9, सॉरी 2 9 नहीं, 2 क्या होगा? हाँ 2 8 हुआ, 2 8 1, 2 8 2 8 3, 2 8 4। अब देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि जगह नहीं था, हम सोचे इतना बता देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। अब 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 8 10 हो गया, और 10 के बाद फिर से क्या आ गया? 8, और फिर क्या बचेगा? ये कितना हो गया? 80, और ये हो जाएगा 1। तो इसके लिए टोटल 4 सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये हो गया 2 8 8 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बहुत सारी डिटेल्स देता है। जैसे सिंपल बात करें, स्टार्टिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है। जैसे फर्स्ट केस में जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वही क्या कहलाता है? उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1। हीलियम का हो जाएगा 2, है ना। और बात करें लिथियम से, तो ये सब जो आउटर मोस्ट में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2। ठीक है, तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी को दिक्कत है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी को दिक्कत नहीं? अब डायरेक्टली हम जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी एक्चुअल में क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट कंबाइन करता ही क्यों है? वैलेंसी का डिफिनेशन यही होता है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब आप ये बताइए एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करता है? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इससे ये स्टेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा? जब इसके के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए। तो 2 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक किसी से गेन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, या शेयर करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन करना है, गेन, शेयर या ट्रांसफर, जो भी करना है। ठीक है, उस केस में ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी वही नंबर है जो इसको काम करना पड़ेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1।
अब बात करें हीलियम की, तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बताओ ये स्टेबल है या नहीं? स्टेबल है सर। स्टेबल है, तो इसको कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ना शेयर करना है, ना गेन करना है, ना ट्रांसफर करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यानी इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइन करने का कैपेसिटी क्या होगा? इसको कुछ Zero. करना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 0। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का भी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। बेरिलियम का क्या है? 2, तो इसका हो जाएगा 2। और बोरोन का क्या है? 3, तो इसका हो जाएगा 3। यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर सकता है, लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 यहाँ पे है, के सेल में 2 है, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 अगर किसी को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। बेरिलियम 2 किसी को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, और बोरॉन 3 किसी को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे 1 2 3 इन सबका क्या हो गया? बैलेंस। अच्छा, कार्बन के लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कार्बन क्या कर सकता है? चार ना तो देगा ना फॉर्म करता है। हाँ, चार ना तो देगा ना तो लेगा, लेकिन चार ये करता क्या है? देता नहीं है, ट्रांसफर नहीं करता है। हाँ, चार क्या करता है? ये शेयर करता है। तो जो कंबाइन करने का काम कर रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंबाइन कर रहा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसीलिए कंबाइन कर रहा है, और कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 4 बॉन्ड। तो इसका वैलेंसी इसीलिए क्या होगा? इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया 4, तो इसलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है, तो वैलेंसी 4। अब इस नाइट्रोजन के केस में बताओ, नाइट्रोजन 5 तो किसी को देने वाला है नहीं, तो 5 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 किसी से लेगा, है ना, कैसे भी लेगा, तो ये हो जाएगा 3, और यह यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और ये 8 कंप्लीट है, तो ये क्या हो गया? 0, 1 अगेन हो जाएगा 1 2 3 4, और 4 के लिए 4, और 1 और 1 2, ठीक है सर। अब बताओ, हाँ सर, ये हाइड्रोजन में 1 जो है उसका वैलेंसी अब 0, सॉरी हीलियम में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है उसका अब 0 वैलेंसी क्यों किया? देखो, जो हीलियम है ना, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ किस सेल में है? के सेल में। सिर्फ किस में है? के में। हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, के सेल में है, और के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, है ना। तो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, तो 2 तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो 2 कंप्लीट हो चुका है, तो ये तो स्टेबल है। अगर कुछ इनकम्प्लीट होगा तब स्टेबल नहीं होगा, जैसे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बाकी के लिए रूल है, तो ये तो 2 कंप्लीट है इसका, और 2 में ये ही स्टेबल है, और 2 में स्टेबल है, इसलिए इसका वैलेंसी हम क्या लिखे? 0 लिखे। क्लियर? बात समझ में आया? तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है? नॉर्मल ट्रेंड देख रहे होगे, नॉर्मल यहाँ से जैसे 1 से कहां तक जा रहा है? इंक्रीज होते हुए 4 तक, 4 तक इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद डिक्रीज होके 0 तक चल गया वैलेंसी। कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर किसी को भी नहीं क्लियर होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ सेल कितना है? 1, क्योंकि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के लिए भी एक ही है, 2 लिथियम के लिए 2, यहाँ भी 2 2 2 2 2, कहां तक चल जा रहे हैं हम लोग? सोडियम पे, है ना। सोडियम पे कितना है सेल? 1 2 3, 3 सेल्स है, तो 3 सेल्स, ठीक है। यहाँ पे भी सिलिकॉन तक 3 होगा, सिलिकॉन तक, और पोटेशियम का 4, कैल्शियम का 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टेबल सबको समझ में आ रहा होगा, टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड जो होता है ना, जितना नंबर ऑफ सेल्स है ना, जितना नंबर ऑफ सेल्स है ना उतना ही पीरियड है, जितना नंबर ऑफ सेल्स है उतना ही पीरियड है। अब ये सोचने वाली बात है, ये तुम लोग बोल सकते हो कि सर वैसा क्यों है कि जितना नंबर ऑफ सेल्स है उतना ही पीरियड क्यों है? ठीक है, जितना नंबर ऑफ सेल्स है उतना ही पीरियड है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों है आप लोग बोल सकते हो ना। तो थोड़ा सा एक बात बताओ, किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि प्रॉपर्टी जो भी है एलिमेंट्स का, वो डिपेंड किस पे करता है? मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो बताओ, एक बार बताओ, हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। 1। बताओ अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, 1। अगेन बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे 1 है? बताओ, यहाँ पे है। सोडियम। और अगेन बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये बात तो कंफर्म है ना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या होगा? रिपीट करता है, प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होगा। ये बात तो क्लियर है ना सबको? अब थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बताओ,
कि ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कितना सेल है? एक ही सेल है ना। और लिथियम के लिए बताओ नंबर ऑफ सेल, देखो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ सेल कितना है? 1। उसके बाद 1 ही आ रहा है, उसके बाद चेंज कब हुआ? लिथियम पे, यानी फिर से 1 जब आया तो लिथियम का चेंज होके कितना हो गया? सेकंड नंबर, 2 नंबर ऑफ सेल्स यूज करें लिथियम के लिए। तो उसके बाद फिर 1 कब आएगा? फिर से 1 रिपीट कब होगा? सोडियम पे, यानी सोडियम में 3 नंबर ऑफ सेल्स हो गया। और फिर बताओ, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो फिर नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया? पोटेशियम में 4। तो यहाँ पे देख रहे हो, जब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट कर रहा है, जब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स चेंज हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। क्या ये पॉइंट नोट कर पा रहे हो आप लोग? ये पॉइंट नोट कर पा रहे हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से रिपीट कर रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है। तो ये जो सेल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि हम हीलियम के नीचे किसको रखेंगे? हाइड्रोजन के नीचे किसको रखेंगे? हाइड्रोजन के नीचे रखेंगे लिथियम। लिथियम के नीचे किसको रखेंगे? सोडियम। और सोडियम के नीचे किसको रखेंगे? पोटेशियम। क्योंकि इन चारों का प्रॉपर्टी मिलेगा। और इन चारों का प्रॉपर्टी क्यों मिलेगा? क्योंकि ये चारों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। क्लियर है? बात समझ में? तो जब भी प्रॉपर्टी मिलता है तो वो पीरियड चेंज हो जाता है। जैसे एक वाला एक में था, ठीक है, और दूसरा 1 फिर आएगा तो इसके नीचे आएगा, तो सेकंड पीरियड हो गया। तीसरा 1 फिर आएगा तो ये इसके नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड हो जाएगा। और चौथा 1 फिर से आएगा तो ये इसके नीचे हो जाएगा, यानी फोर्थ पीरियड हो जाएगा। बात समझ में? तो इससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो हमें क्या बताएंगे? नंबर ऑफ, मतलब पीरियड, जिस पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है। तो बताओ, हाइड्रोजन का पीरियड बता सकते हो अब? 1। हाइड्रोजन का पीरियड क्या है? 1। ठीक है। हीलियम का भी पीरियड क्या हो गया? 1 नंबर ऑफ सेल्स से। और लिथियम से लेके कहां तक? सिलिकॉन तक, कहां तक है? सॉरी, नियॉन तक। नियॉन तक पीरियड 2 हो गया, है ना। और उसके बाद सोडियम से लेके टू सिलिकॉन। यानी जितना नंबर ऑफ सेल उतना नंबर ऑफ पीरियड। बताओ इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। एक बार और बताएं। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स समझ में आ गया किरण? तो नंबर ऑफ सेल्स जितना रहेगा ना उतना ही पीरियड रहेगा, उतना ही पीरियड रहेगा, है ना। हाँ बोलो। क्यों? इसलिए क्योंकि वैसे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख दिए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखते हैं। यहाँ पे 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें कितना होगा बताओ? 2 और 1 लिथियम का, है ना। और नाइट्रोजन सोडियम का कितना होगा? 2 8 1। तो एक्चुअल में 1 के कारण तो प्रॉपर्टी सबका रिपीट कर रहा है। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 2 8 8 1। तो 1 है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए सबका प्रॉपर्टी सेम है और सबको हम एक ग्रुप में रखें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसी, मतलब एक ग्रुप कंप्लीट होता है, मतलब हाइड्रोजन रखे फिर हीलियम रखे। अब हीलियम के बाद हमको मिल गया कौन? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला लिथियम। तो लिथियम को हम इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे तो ये के सेल कंप्लीट है ना, और ये एल सेल आ गया। तो यहाँ पे 2 सेल है ना, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सेल है? 2। और इसका पीरियड भी क्या है? 2। अच्छा, सोडियम के लिए देखो, सोडियम के लिए कितना सेल है? 1 2 3। इसका पीरियड क्या है? 3। पोटेशियम के लिए कितना नंबर ऑफ सेल है? 1 2 3 4। तो इसका पीरियड कितना है? 4। तो जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा ना उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा? पीरियड। क्लियर? यस। ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप क्या होगा? तो ग्रुप, एक बात याद रखना, यहाँ अगेन हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल पे। ग्रुप, जैसे ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है ये, और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा? 1। वेरी गुड। और सेकंड ग्रुप में जितने भी है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना। और यही हमको ग्रुप बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ ग्रुप। किसके लिए? फर्स्ट और सेकंड के लिए। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ध्यान से, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। क्लियर? अब बात करते हैं 13 से लेके 18 तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, 13 से लेके 18 तक चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो देखो।
अब जो एलिमेंट 13 में है, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। इसमें से 10 माइनस कर देते हैं। जो एलिमेंट 14 में है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। और जो एलिमेंट 5 में है, 15 में, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। और 16 वाले का 6, 17 वाले का 7, 18 वाले का बोलो 8। वैलेंसी बोलोगे ना, वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंसी, अब वैलेंसी अगर लिखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप का वैलेंसी 2, 13 ग्रुप का वैलेंसी 3, 14 का 4, 15 का 3। देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3, 16 का 2, 17 का 1 और 18 का 0। ठीक है, अब इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम सारा ग्रुप डिसाइड करने वाले हैं। बताओ जो बात अभी बताया सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है, चलो गुड। तो क्लियर है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। सर हाँ बोलो, फिर से बताइए सर, नहीं समझे। क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जी सर। अच्छा ये बताओ, ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 समझ रहे हो? यस सर। ग्रुप 1 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका बस हम बता रहे थे ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अच्छा ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। समझ गए? और ग्रुप 13 आता है ना, तो 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 13 हो नहीं सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? कितना माइनस करते हैं? 10 माइनस करते हैं। तो ग्रुप 13 में से 10 माइनस करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। 14 के लिए क्या हो जाएगा? 14 माइनस 10 है ना। 15 के लिए क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 10 5 है ना। 16 के लिए क्या हो जाएगा? 6। 17 के लिए क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब तो तुम लोग वैलेंसी निकाल ही सकते हो, उतना तो पता है सबको। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। यस। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर डिसाइड करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ग्रुप नंबर लिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप नंबर के लिए व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ग्रुप नंबर, अब पीरियड कौन सा है? फर्स्ट, हाइड्रोजन का पीरियड फर्स्ट है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 1। वैलेंस फर्स्ट, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1। ग्रुप नंबर हमको बताइए कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 में 1 और 2 में बताओ। ये जो 2 है ये एक्सेप्शन है, ये 2 क्या है? एक्सेप्शन है। ये ग्रुप 2 नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? ग्रुप 18। ये बात याद रखना हीलियम के लिए, ठीक है। पीरियड में देखे ना, ये सबसे लास्ट में था, ये बात याद रखोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बट इससे हम ग्रुप नंबर इसका नहीं निकाल पाएंगे, ये 18 में है, इसको हमको याद ही रखना होगा, ठीक है। अच्छा लिथियम के लिए बताओ। 1। लिथियम के लिए 1 और बेरिलियम के लिए बताओ। बेरिलियम के लिए 2। अब इसके बाद चेंज होगा। हाँ यहाँ पे देखो 3 है तो ग्रुप नंबर 3 हमको पढ़ना ही नहीं अभी। 3 से लेके 12 तक हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग को 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है तो हमको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर निकालने के लिए 3 + 10 यानी यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। अच्छा भाई इसका क्या हो जाएगा? 14। अब सब समझ रहे होंगे। 5 से 15, 6 से 16, 7 से 17, 8 से 18 और अगले लगे 1। तो 1 और 2 में कुछ 10 नहीं ऐड करना है। 1 और 2 में हमें 1 और 2 सिंपल रहेगा और 3 मतलब 13, 4 मतलब 14 और अगेन 1 और 2 आ गया तो 1 और 2। तो देख रहे हैं 1 और 2 के केस में हमें 10 ऐड करना है क्या? नहीं, नो सर। और बाकी सारे के केस में हमें 10 ऐड करना है। तो आपको बस हम 2 चीज बताना चाह रहे थे, इंपॉर्टेंट था वैसे तो। आपको यहाँ से जो बताया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे, पीरियड, ग्रुप और वैलेंसी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? संध्या, संध्या, अन्नम, कृति, निधि, किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पे समरी है कि नंबर ऑफ सेल्स जनरली पीरियड के बराबर ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर निकालने के लिए जब 10 से बड़ा होता है तो ग्रुप नंबर -10 है ना। और एक्सेप्ट हीलियम और हाइड्रोजन को अगर छोड़ दो, हीलियम और हाइड्रोजन को हम छोड़ क्यों रहे पता है आपको? हीलियम का लॉजिक नहीं काम करता है, हीलियम ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, तो ग्रुप नंबर -10 कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर लेस देन 10 हो तो। लेकिन यहाँ पे भी याद रखना है कि अगर ग्रुप 1 और 2 से बिलोंग कर रहा है तो जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ग्रुप नंबर होगा। यानी जो आपको बताया ना पूरा ओवरऑल, उसका समरी यही है। लेकिन समझ सकते हैं कि आप लोग अगर वो समझ गए हो तो इसको समझाने का हमको जरूरत नहीं है। क्लियर? बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको एक No, बार देख sir. लीजिएगा। चलिए अब आते हैं ट्रेंड पे। ठीक है, तो ट्रेंड को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें ऑब्वियस बात है ये पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन इसको अगर हम समझा दें तो आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड बार बार यूज किया गया है, तो इस वर्ड को अगर समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बस वर्ड समझना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, तब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि effective nuclear charge is the net positive charge by an electron in a polyelectronic atom। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट लिखे उसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे एक सील्डिंग इफेक्ट काम करता है, सील्डिंग इफेक्ट। अब सील्डिंग इफेक्ट से आपको किसी का याद आ रहा है? सील्ड, सील्ड कभी सुने हो वर्ड? सील्ड सुने हो कभी? सील्ड सुने हो? Yes, sir. अच्छा, मूवी भी देखे होगे, है ना, कैप्टन Captain अमेरिका के पास। America. हाँ, इसके पास ये क्या होता है? ये सील्ड होता है ना। सील्ड का काम क्या होता है? सील्ड क्या करता है? अगर कोई इसको Protect मारेगा, करता है. हाँ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन क्या पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है या एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रोटेक्ट करता है? The particular level तक. हाँ, जैसे कि मान लो अगर आप हेलमेट पहन लो, तो हेलमेट पे अगर हम ऊपर से मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको चोट कम लगेगा, है ना, लेकिन लगेगा तो जरूर। क्लियर? तो यहाँ पे भी सील्डिंग इफेक्ट होता है। अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो एटम है ना, ये किसका एटम हम लिए? ये एटम है किसका? बताओ किसका एटम होगा? सोडियम का है। Sodium. सोडियम है। मतलब ये सोडियम के एटम में बात है सारा इस इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर पास रहेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, दूर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, यानी हमारे जो काम का इलेक्ट्रॉन है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? बताओ। रिपेल करेगा। Repel. और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। Repel. है ना? लेकिन न्यूक्लियस पे जो है, Attract. न्यूक्लियस पे, हाँ न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ होगा क्या? एक्चुअल में न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो सारा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रिपेल भी कर रहा है ना, तो ये दोनों रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इस पे 3 फोर्स काम कर रहा है। यानी ये जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है इस पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं। मतलब 2 लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम इधर चले जाओ, और एक बोल रहा है कि भाई इधर आ जाओ। तो बताओ ये आएगा किधर? ऑब्वियस सी बात है आएगा, मतलब एक हम वैल्यू लेके आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये सोडियम का है तो सोडियम का ही वैल्यू ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे है कितना चार्ज होता है टोटल, कितना होता है सोडियम पे? 11 ना। ठीक है, तो +11 है। ठीक है, +11 न्यूटन मान लो फोर्स लग रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और इसी पे 2 अलग फोर्स लग रहा है, इधर और इधर। ये दोनों फोर्स लग रहा है, मान लो ले लेते हैं 2 न्यूटन, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 न्यूटन। अब एक बात बताओ, इस पे लेट फोर्स किधर लगेगा? अब ये जाएगा किधर? इधर जाएगा या इधर जाएगा? मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड जाएगा। Side. अच्छा, लेफ्ट साइड जो जाएगा वो ये पूरा इफेक्ट होगा ना। अब ये सी बात है, इसका इसका और इसका तीनों का इफेक्ट होगा, यानी लेफ्ट साइड जाएगा तो वो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 11 में से फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, Yes, sir. यानी इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लगेगा 11 में से फोर्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या लगेगा? 7 न्यूटन। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा बाय कितना फोर्स? बाय 7 न्यूटन, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में +11 के कारण लगना चाहिए था, है ना, 11 प्रोटॉन के कारण लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ 7 प्रोटॉन के कारण लग रहा है। क्यों 7 प्रोटॉन के कारण लग रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए वर्ड आया है क्योंकि 11 का 11 पॉजिटिव चार्ज जो है वो फोर्स नहीं लगा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब रास्ते में आ गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ गया तो सील्ड बना दिया।
शिल्ड बना दिया मतलब प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कम करेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ना यूज करके हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं बताओ, हम लोग क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर charge. चार्ज। अब बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबको समझ में आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो पूरी बात अभी भी हम तुम लोग को नहीं बता सकते क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे हम तुमको इलेक्ट्रॉन इस टाइप से दिखा जरूर दिए, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह बिहेव करता है ना। तो देखो लाइट और इलेक्ट्रॉन के केस में है ना कुछ पॉइंट है जो एक्सप्लेन अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों डुअल नेचर शो करता है। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी ये किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है ना। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करें आपको समझाने का। ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है या नहीं। और जब फैन चारों तरफ मूव करता है तो आपको फैन आपको किस टाइप का दिखता है, डिस्क टाइप का दिखता है ना उसका, है ना। तो ये तो कंटिन्यूअसली बहुत तेज से घूम रहा है चारों तरफ, तो चारों तरफ घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पे इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो अच्छा खासा इफेक्ट क्रिएट होगा या नहीं, जो हम आपको सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोले तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो जो हो रहा है वो डिक्रीज हो जा रहा है क्योंकि इस लेयर के कारण। अब एक बात बताना, ये जो लेयर यहाँ पे 2 है, अगर ये लेयर बढ़ जाएगा तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, है ना। तो बस यही बात समझना था। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन क्लोजर है न्यूक्लियस के, जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बताओ इसके लिए शिल्डिंग इफेक्ट ये वाला लेयर काम कर रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा या अलग अलग, अलग अलग लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस होंगे वो स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, क्योंकि वहां पे लेस शिल्डिंग इफेक्ट। और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 लेयर क्रिएट हो गया, रास्ते में 2 शिल्ड आ गया। अब 2 शिल्ड आ गया तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रांगली नहीं, ये लूजली बाउंडेड होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है और ये वाला लूजली बाउंडेड है, फोर्स भी इस पे ज्यादा लग रहा है और इस पे कम लग रहा है। क्लियर। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस लूजली बाउंडेड, है ना, मोर शिल्डिंग इफेक्ट रिड्यूसेस न्यूक्लियर चार्ज। और फाइनली यहाँ पे हम एटम के साइज से आपको कंपेयर करें। अब वैसे एक बात बताओ, फिलहाल बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबको क्लियर हुआ, यस सर। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो सर हाँ बोलो। नहीं समझे सर। बिल्कुल नहीं समझ में आया। अच्छा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बता। शिल्डिंग इफेक्ट वाला। शिल्डिंग इफेक्ट वाला। अच्छा ये लेयर समझ में आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहे हैं ये इस बात समझ में आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, ये एक अट्रैक्ट कर रहा है और 2 रिपेल कर रहा है, तो इस पे जो है अगर ये दोनों रिपेल नहीं करता तो क्या होता, इस पे ज्यादा फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इस पे ज्यादा फोर्स लगता, ठीक है। अगर ये दोनों रिपेल नहीं करता तो इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगता, है ना। लेकिन ये दोनों रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है मतलब क्या कि ऑब्वियस सी बात है इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, यानी जो अट्रैक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियस, इसको रिड्यूस कर रहा है। और रिड्यूस करने का मतलब ही है कि शिल्डिंग इफेक्ट करना, है ना, मतलब प्रोटेक्शन करना। जैसे तुम अकेले निकल गए मार्केट में, ठीक है, और तुमको पीटने के लिए मान लो 2-3 लड़के आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम थोड़ा बच नहीं पाओगे। लेकिन अगर साथ में कोई है, तुम्हारे 2-3 साथ में, तो वो शिल्ड की तरह काम करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको इसके पास नहीं जाने दे रहा है, ये दोनों इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इसके फोर्स से। बस वही है शिल्डिंग इफेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो शिल्डिंग इफेक्ट नहीं समझना है, बस ये समझना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल के यहाँ पे देखते हैं, ये एक हो गया अब तुम्हारा, ठीक है। दूसरा एटम जो है, दूसरे एटम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में पता है क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में भी शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात बोले तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है यानी +3,
और यहाँ पे कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है यानी 4 प्रोटॉन होगा, तो +4। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज करने का मतलब है कि सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे रियल में हमको सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज से मतलब है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो अंदर में इंक्रीज हो गया। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट की, है ना, तो इसमें बताओ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कर गया, कितना हो गया 5। अब बताओ इस पे फोर्स और ज्यादा लगेगा या नहीं, ठीक है। वही अगर हम बात करें इसकी, तो इस पे कितना हो गया +6, तो इस पे और फोर्स लगेगा। और फिर बात करें +6 के बाद क्या आ जाएगा +7, तो इस पे क्या लगेगा और फोर्स लगेगा। तो यहाँ देख रहे 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा +8, तो इस पे और ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने के कारण नेट चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इस कारण से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि सर इस पे फोर्स लग रहा है तो इस पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स लगाने वाला यही है, तो इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के लिए जितना काम कर रहा है उतना ही इसके लिए भी काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ चेंज नहीं आने वाला है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके शिल्डिंग इफेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी है। लेकिन एक चीज हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि +3 कंप्लीटली फोर्स नहीं लगा रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अंदर में है ना, इसके फोर्स को क्या कर रहे हैं, इसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं। ये जो न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, और कम करे इसलिए हम बोल रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से बताओ, इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा पास आएगा, इस पे फोर्स और ज्यादा लगेगा तो ये और ज्यादा पास आएगा, और इस पे फोर्स और ज्यादा लगेगा तो और पास आएगा। तो धीरे धीरे बताओ, ये जो चार्ज है, ये चार्ज के इंक्रीज होने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट सेल जो है, उस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, फोर्स इंक्रीज कर रहा है ना। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात लिख रहे हैं, इसको समझना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो इसके इंक्रीज होने से फोर्स बताओ, फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, फोर्स किस पे, आउटर मोस्ट सेल पे, ये इंक्रीज हुआ या नहीं, ये इंक्रीज हुआ। और फोर्स जब इंक्रीज हो रहा है तो ये जो साइज है, ये जो साइज दिख रहा है एटम का साइज, ये एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, दिख रहा है आपको डिक्रीज होते हुए। तो क्या ये वाला, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, क्लियर है, ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको। नो सर, एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। अच्छा ठीक है, एक बार और बता देते हैं, ठीक है ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया ना सबको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसको रिपेल करने का कोशिश करेगा, और ये रिपेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट भी होगा, यानी ये इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और न्यूक्लियस अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए नेट फोर्स जो इस पे लगेगा ऑब्वियस बात है कंपैरेटिवली कम लगेगा। लेकिन ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बताओ इस पर्टिकुलर केस में, मतलब इधर से इधर हम जा रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ चार्ज को बताओ। प्रोटॉन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। इंक्रीज तो सर इंक्रीज कर रहा है, पर इंक्रीज कैसे कर रहा है, ये प्रोटॉन पे Yes, कैसे sir. चार्ज होता है, सर प्लस, तो प्लस, तो यहाँ 3 प्रोटॉन है तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 3 प्रोटॉन पावर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, 4, यस सर 4 इलेक्ट्रॉन पावर लगा रहा है अपनी तरफ खींचने का, यहाँ पे 5 है, तो 5 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसी को तो बोल रहे हैं, प्रोटॉन ही को तो बोल रहे हैं, प्रोटॉन के कारण जो चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है, गुड। अच्छा ये इंक्रीज कर रहा है, तो जो फोर्स है, जो फोर्स किस पे लग रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। 4 लोग मिलके खींच रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, 5 लोग मिलके खींच रहे हैं, 6 लोग मिलके खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी इंक्रीज करेगा ना, यस सर, फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, फोर्स भी इंक्रीज किया, तो फोर्स इंक्रीज करेगा, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है वो पास आएगा या दूर जाएगा, पास आएगा, पास आएगा। तो पास आएगा तो ये साइज बताओ, ये साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज,
डिक्रीज। साइज डिक्रीज करेगा। अब एक और चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अब बताओ ये तीनों बात समझ में आया सबको? यस ये सर। समझ में आया सबको? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। चलिए ठीक है, अब ये बात समझ में आया तो एक और लास्ट पॉइंट यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताओ, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है। अब बताओ, अगर आपके पास कुछ एनर्जी है और आपको एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकालना है, आप किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो? इन सब फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से निकाल सकते हो, है ना? फर्स्ट वाले से क्यों निकाल सकते हो? तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है और फोर्स कम लग रहा है। हाँ, कंपेरेटिवली फोर्स कम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, साइज बड़ा है ना, और ऑब्वियस सी बात है इस पे फोर्स क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसानी से। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसमें और दिक्कत होगा, यानी जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो है ये क्या हो जा रहा है? डिफिकल्ट हो जा रहा है, ये डिफिकल्ट हो जा रहा है। ये वर्ड समझ में आ रहा है सबको? ये लाइंस, यस सर। इलेक्ट्रॉन लूज करना जैसे जैसे इधर जा रहा है डिफिकल्ट होते जा रहा है। अब एक बात और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो आसानी से लूज कर दे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं मेटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे उसको किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं मेटल। मेटल्स, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, लूज का अपोजिट क्या करे? गेन करे, गेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नॉन मेटल। मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। यानी ये कैरेक्टर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे तो मेटालिक कैरेक्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर ले तो वो क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं गेन करने की। अच्छा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हम इसको देना चाहते हैं, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसके पास रख दिए, मतलब सबके पास रख दिए इस इलेक्ट्रॉन को। तो बताओ कौन आसानी से गेन कर लेगा इस इलेक्ट्रॉन को? लास्ट। लास्ट वाला गेन कर लेगा, है ना। लास्ट वाला क्यों गेन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ज्यादा है उसका बहुत ज्यादा, और है साइज ना, छोटा है। साइज भी छोटा है और बहुत ज्यादा क्या है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जहां लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है वहां पे गेन करना क्या हो जा रहा है? गेन Easy. करना क्या हो जा रहा है? इजी। बताओ, क्लियर है पॉइंट? तो इसका Yes, मतलब sir. अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो आपको एक बात दिख रहा होगा, एटॉमिक साइज घट रहा है या बढ़ रहा है? बताओ, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। और Increase. वन वर्ड में अगर आंसर करना हो क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। Increase. यानी जो भी काम हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए लूज करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। और लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम, है ना, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। Increase. क्या अब समझ में आया सबको? तो ओवरऑल हम देखा जाए तो समरी आपको दे चुके हैं। अब थोड़ा बहुत आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी करवा देते हैं और थ्योरी से बता देते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, अब हमारे पास 10th से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस देखना था, वो हम लोग देख चुके हैं, है ना। यहाँ पे बस आपको एक वर्ड याद रखना है कि भाई पीरियड के अक्रॉस, जैसे पीरियड के अक्रॉस हम मूव कर रहे हैं तो ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. तो क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो एक सिंपल सा वर्ड लिख देंगे, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भाई तो क्या हो रहा है? तो विच पुश द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस, है ना, रिड्यूसेस द साइज ऑफ एन एटम। क्लियर? तो ये बताने का जरूरत नहीं है। वही अगर हम बात करें किसकी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है वो देखो, यहाँ पे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है और ये इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, एक बात बता सकते हो तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है? First. नहीं, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला सबसे पास है, सबसे पास है। सेकंड वाला दूर हो गया, और दूर ही नहीं हुआ, यहाँ पे इसका फोर्स कम करने के लिए एक लेयर भी आ गया। एक लेयर आ गया ना, तो ये कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेगा? शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, इसके कारण क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पे Yes, क्या sir. हो गया? यहाँ पे दो लेयर आ गया, दो लेयर आ गया, तो यहाँ पे तो और फोर्स कम हो गया। बात समझ में आया? यानी अगर फोर्स की हम बात करें तो एक तो डिस्टेंस ज्यादा हो ही रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो ही रहा है,
ठीक है। यहाँ पे बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो देखो इस वाले केस में अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, नो डाउट। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो फोर्स तो बढ़ेगा, लेकिन बात ये हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट डिस्टेंस भी बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ गया ना, बढ़ तो रहा है। डिस्टेंस इसके कारण बढ़ जी गया। हाँ। अब डिस्टेंस भी बढ़ गया और एक और चीज हो रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ गया और एक और चीज जो Force- आपको लिखना नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, शिल्डिंग इफेक्ट है ना, को लिखना नहीं लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। आंसर तो हम लिख दिए हैं। शिल्डिंग इफेक्ट बताओ, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। है सर। बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और ये दोनों डिस्टेंस और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों फोर्स को क्या करता है? कम करता है या ज्यादा करता है? डिक्रीज करता है। फोर्स को डिक्रीज करता है। इसका और फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स Atomic- डिक्रीज हुआ, एटॉमिक force साइज डिक- इंक्रीज हो रहा है। हाँ, फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यानी एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज तो इंक्रीज कर ही रहा है, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज कर ही रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी, तो इंक्रीज। बताओ ये लूज करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये पास में तो स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये दूर चला गया और लूजली बाउंडेड हो गया, और ये तो और लूजली बाउंडेड हो गया। यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बताओ क्या हो रहा है? लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। और लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? मेटालिक। मेटालिक, मेटालिक Met- कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर? ठीक है, तो यही है, और आपको बस यहाँ पे आंसर करना है, तो न्यू सेल्स आर एडेड, है ना, बस ये पॉइंट लिखेंगे। वैसे तो आपका ये सारा चीज है, लेकिन ये सारा चीज लिखने का भी जरूरत नहीं होता, आपको पढ़ना ही नहीं है, ये आपको समझने के लिए बस हम बता दिए, ठीक है ना। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नया नया सेल ऐड हो रहा है, और सिंपल सी बात है, नया सेल ऐड हो रहा है तो साइज तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। वो बात अलग है, डीप जाएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने मिलता है, बट अभी उतना जरूरत है नहीं। क्लियर है क्या? यस सर। चलो ठीक है, ओके। देखो आगे देखते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी बताने का तो जरूरत नहीं है, एक मिनट, वैलेंसी बताने का जरूरत है, ठीक है। वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड हम लोग देख चुके हैं, 1 to 4 बढ़ेगा और फिर 4 to क्या हो जाएगा? 0। और ये डिपेंड पूरा किस पे करता है? वैलेंसी, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फिर डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप में बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी ग्रुप में हम देख चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप का सेम होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगा, है ना। एक ग्रुप में जो लोग हैं, एक ग्रुप में जो लोग नहीं सॉरी एलिमेंट्स है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। चलिए, अब मेटालिक कैरेक्टर भी बात कर चुके हैं तो इसको भी लिख देते हैं। मेटालिक कैरेक्टर एक और नाम से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर कुछ और नहीं, ये क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द पीरियड, ये डिक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और ये बता चुके हैं तो आप बताने का जरूरत है नहीं, है ना। जैसे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है इस पे फोर्स धीरे 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 बढ़ रहा है ना। और फोर्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ 3 था, 4 था, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है तो लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है ना। इसको आपको इस तरह से अगर याद रखोगे तो आसान रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या हो रहा है? फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू लूज ये क्या होगा? डिक्रीज। लॉस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? बार बार डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ये भी डिक्रीज करेगा। बस ये हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो ये हो गया। अब लास्ट है डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप समझ ही चुके हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब किससे? कि एक नया सेल ऐड हो गया, और आउटर मोस्ट सेल, यहाँ देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो नया नया सेल ऐड होते जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है फोर्स तो इसके कारण घटेगा ही, और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों के कारण फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फोर्स घटेगा तो लूज करने का टेंडेंसी इंक्रीज। बढ़ेगा, और लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक नेचर
इंक्रीज। बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये आप लोग एसिड और बेस में पढ़े थे, है ना, बड़े हो गए। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन जो नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और नॉन बेसिक। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन एसिडिक। नेचर। ठीक है। चलो, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी वही है, यहाँ पे बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन है, तो जस्ट उसका अपोजिट है। अक्रॉस द पीरियड अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगेन उसी टाइप से लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस तो बताओ यहाँ पे गेन करने का टेंडेंसी, गेन करने का टेंडेंसी भी, गेन करने का टेंडेंसी भी बढ़ेगा, है ना। और गेन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ रहा है। ठीक है। वही अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप में क्या है, डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो ये, हाँ, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए घट रहा है बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नया नया सेल आ रहा है, देखो नया नया सेल आ रहा है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटा दे रहा है। ठीक है, ये शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो उस, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, ये दोनों मिलके फोर्स को क्या करेगा, फोर्स को डिक्रीज। फोर्स को डिक्रीज कर देगा। फोर्स को डिक्रीज करेगा तो गेन करने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और गेन करने का टेंडेंसी डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक नॉन कैरेक्टर क्या, मेटालिक नेचर डिक्रीज। ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड को एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, शायद स्टार्टिंग में ये वाला जो है इसमें हम इंक्रीज कर दिए थे, वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था चार्ज के लिए, इन डिक्रीज ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए इसके बाद कुछ है नहीं, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा चैप्टर पूरी तरह से केमिस्ट्री इस साल खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो ही गया अब। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आया है कि नहीं आया वो पता चल जाए। जैसे देखो क्वेश्चन इस टाइप से कुछ आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। वो रहा है कि ए बी सी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में ऐसे दे दिया, ग्रुप 16 में है और ग्रुप 17 में। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन आ रहा है सर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नॉन मेटल्स होगा, तो यानी जिसका आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो सब नॉन मेटल्स होगा। बिल्कुल है ना, यहाँ पे देखो यही तो बताना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको सारा क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे उसके बाद आप लोग को बताना है। स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। अब बताइए ए जो है ये मेटल है या नॉन मेटल है, ए क्या है, मेटल। एक ग्रुप, मेटल। हाँ मेटल। ग्रुप किस में है, ग्रुप है 17। अब ग्रुप 17 है तो आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, सब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता, ग्रुप 7। -10 यानी 17 - 10 यानी 7। अब 7 है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, गेन। गेन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो मेटल होता है या नॉन मेटल, मेटल। गेन करता है वो नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि whether C is more reactive or less reactive than A। अब बताओ C और A में कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, जो आसानी से लूज कर दे वो रिएक्टिव, जो आसानी से लूज ना करे वो लेस रिएक्टिव। तो बताओ A और C में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसका साइज बड़ा है, A का या C का, C का साइज बड़ा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इससे दूर है और इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ पास भी ज्यादा चला जाएगा, यानी किसी से भी रिएक्ट करेगा। तो सी क्या होगा इस केस में, कौन रिएक्टिव होगा, सी मोर रिएक्टिव। ये क्लियर है क्या, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। यस अब वो सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, मतलब बी और सी में किसका साइज बड़ा होगा, देखो पीरियड के अक्रॉस बी का साइज बड़ा होगा, क्योंकि हम पीरियड के अक्रॉस यानी 16 से 17 यानी ग्रुप में बटते 16 से 17 से 18 ऐसे ग्रुप में जाएंगे तो ये साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो हमको पता है कि बी का साइज क्या होगा, बी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, किससे, सी से। ठीक है, अब बात करें विच टाइप ऑफ आयन, केटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। अब एनायन और केटायन सबको पता होगा, केटायन मतलब प्लस वाला प्लस और एनायन मतलब माइनस वाला, नेगेटिव। यानी केटायन मतलब जो लूज करे,
लूज करेगा तब ना पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन मतलब यस सर, गेन। जो गेन करे। तो बताओ ये जो ए है वो गेन करने का एबिलिटी है कि लूज करने का? गेन। गेन। गेन करने का। तो बताओ ये एनायन फॉर्म करेगा या कैटायन? आयन। एनायन। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिए हुए 7, नाइट्रोजन का ऐसे भी पता होगा। फास्फोरस का कितना है? 15, बिलोंग टू द ग्रुप 15। ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ग्रुप 15 से। अब बोल रहा है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, तो वो तो हम आसानी से लिख देंगे। नाइट्रोजन का 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 5। 5 और फास्फोरस का है 15, तो इसका भी लिख 2 देंगे 8 5 2 8 5। देखो दोनों में 5 5 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब हो रहा है कि विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कौन सा कैरेक्टर पूछ रहा है गेनिंग बताओ? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोल रहा है। तो बताओ गेनिंग इलेक्ट्रॉन यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन आसानी से गेन कर लेगा? फास्फोरस। फास्फोरस आसानी से गेन करेगा या नाइट्रोजन? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना? यस सर। छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा है तो इस पे फोर्स, ये जो फोर्स है ये ज्यादा लगाएगा ना। और वैसे भी देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है फोर्स को कम करने के लिए, है ना? ये वाला जो सेल है ये तो फोर्स कम करेगा, और इसके पास तो बस एक ही है, 2। मतलब इसके पास 2 सेल है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो इसको रोकने का कोशिश करेगा। मतलब शिल्डिंग इफेक्ट दो सेल क्रिएट कर रहा है, यहाँ तो एक ही कर रहा है और साइज भी छोटा है। तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा? ये करेगा ना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और फाइनली अगर पूछा जा रहा है कि क्यों, तो क्यों तो पता है ना, क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसके लिए ज्यादा है? नाइट्रोजन का टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। और हम लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है, और गेन करने का टेंडेंसी क्या होता है? गेन करने का टेंडेंसी घटता है। तो इसका गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका कम है। तो इसका ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो अब आप लोग की बारी। अब आप लोग को चूज करना है और देखते हैं आप लोग में से कितने लोग सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब इसमें से बताना है आपको कि which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character, increasing metallic character। देखो इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समराइज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आपको 2-3 पॉइंट देखना है। देखो आपको देखना है एटॉमिक साइज आएगा, आपको आएगा मेटेलिक कैरेक्टर जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला भी है, और आपको आएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और आपको देखना होगा अलोंग द पीरियड, और क्या देखना होगा? अलोंग द ग्रुप। अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड क्या होता है? ये हमको पता है, डिक्रीज करता है, याद रखोगे। ठीक है, और अलोंग द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, लूज करने का टेंडेंसी अलोंग द पीरियड। पीरियड के अलोंग अगर मूव करते हैं ना तो साइज छोटा होते जाता है, साइज छोटा होता है तो ये डिक्रीज करता है। और वही ग्रुप के अलोंग साइज बड़ा होते जाता है तो ये इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो पीरियड के अलोंग, पीरियड के अलोंग ये क्या होता है? ये जस्ट इसका उल्टा होता है ना, यानी यहाँ पे जस्ट लूज की जगह क्या है? गेन। तो यहाँ डाउनवर्ड की जगह पीरियड में इंक्रीज करेगा और इसमें क्या होगा? डिक्रीज। बस आपको इतना ही तो याद रखना है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि किसका मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये कैसे एलिमेंट को अरेंज किया ये देखना जरूरी है। ठीक है, ये वाला बता देते हैं इंक्रीजिंग मेटेलिक ऑर्डर में कौन अरेंज है। आंसर कोई बता सकते हो क्या इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो इसके लिए पता है, ये बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक तो पता होना चाहिए सबका एटॉमिक नंबर, तो ज्यादा बेटर है। बेरिलियम का क्या एटॉमिक नंबर? 4 ना? 4 12, और इसका कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और इसका क्या है सोडियम का? 11।
11 लिथियम का, 3, 3 पोटेशियम का, 19, 19। तो ये तो ऑर्डर ही, एटॉमिक नंबर का ऑर्डर ही गलत हो गया, तो ये तो आंसर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैग्नीशियम का बताओ, 12, 12, और फिर 13, और फिर 14, 14। कार्बन का, 6, ऑक्सीजन का, 8, और फिर नाइट्रोजन का 7। 7, ये भी ऑर्डर गलत हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ये दोनों तो क्लियर कट खत्म हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो बचा ये 4, 12, 20 और ये 12, 13, 14। अब बस पता करना है कि क्या है, मतलब ये जो है 12, 13, 14 ये लगातार है, तो ये किसमें होगा, पीरियड में या ग्रुप में, बताओ। पीरियड, ग्रुप, पीरियड में। 12 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 14 आ रहा है, तो ये पीरियड में होगा। ठीक है, और 4 के बाद 12 आ रहा है, और 12 के बाद क्या आ रहा है, 20। 4, 8, 12, 8 का अंतर है, 8 का डिफरेंस है, देखो 4, 8, 12 और 12, 8, 20। तो ये किस में होगा, ग्रुप, ये तीनों ग्रुप, एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं, ये तीनों किस में लाई कर रहे हैं, ग्रुप में। अब मेटेलिक कैरेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं, लूज करने का टेंडेंसी, लूज करने का टेंडेंसी देखते हैं ना, तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इन दोनों का, और पता चल जाएगा। इसका तो, इन दोनों का तो काम नहीं, इसका क्या हो जाएगा 2, 2, इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 2, और इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 3। अब बताओ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही लूज करेगा ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है, देखो इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है ना। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, तो इसलिए ये इंक्रीज कर रहा है। अगर हम ये वाला लिखते, ये वाला लिखते तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे इसका क्या हो जाता 2, 8, 2, और इसका क्या हो जाता 2, 8, 3, 3, और इसका क्या हो जाता 2, 2, 8, 8, 4, 4। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक ही पीरियड में हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक ही पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो 2 से 3 हुआ और 3 से 4 हुआ, तो अब ये साइज छोटा होते जा रहा है ना, और साइज Yes, छोटा sir. होते जा रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या है लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, और लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, यानी ये मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, Yes, sir. गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब बताइए, ये आप लोग बताइए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, ठीक है, तो साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम यानी इसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑप्शन पोलिंग से बताओ। ठीक है, पोल कर रहे हैं, और इसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट करके बताइएगा। थोड़ा सा समय आप आपका और लेंगे, देखते कितने लोग बता पाते हो। अभी अभी पता है कि पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अलोंग मूव करेंगे तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। गुड, गुड, है ना। चलिए अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोग का आंसर सही आया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आया है, लेकिन कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो बताओ क्या होगा, Decrease. एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। एक बार और आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा और ग्रुप में इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ग्रुप में, है ना। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग इन ग्रुप। ग्रुप में अगर हम मूव करते तो क्या नहीं बढ़ता है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है जिससे हमको याद करने में आसानी होगी। ग्रुप में कौन नहीं बढ़ता है, अच्छा बताओ, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ग्रुप में मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, Yes, sir. और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लूज करने का Yes, sir. टेंडेंसी भी बढ़ रहा है ना, Yes, sir. तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। गुड, और वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, No, sir. No, sir. ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। वेरी गुड, है ना, तो आंसर तो मिल चुका है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है ना, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम देखते हैं कि आप लोग में से कौन बता पाता है। सिंपल सा है, आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा है जो 1, 2, 3, 4 है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए A, B, C, D। ठीक है, 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन सब में से कौन रेडियस को बता रहा है, कौन सा सही रेडियस को बता रहा है इन चारों ऑप्शन में से, ध्यान से देखो और बताओ कौन सा सही रेडियस बता रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, रेडियस आपको पता होगा, रेडियस क्या होता है। ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, पोलिंग के थ्रू हम देखते हैं कौन बता पाते हो सही से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। चलिए बताइए, तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, सेंड कीजिए। गुड यार, अच्छे खासे लोग सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो सारा आंसर आ गया, अब इंड करते हैं। ठीक है, और शो करते हैं आपको। ठीक है, गुड। चलिए रिजल्ट जो आया, वेरी गुड, सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया है ना। ये आपका रिजल्ट है, यानी मैक्सिमम लोग का आंसर बी है, और बहुत अच्छी बात है कि बी ही सही है। ठीक है, मैक्सिमम लोग का आंसर क्या है, बी है, और बी ही सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन बस ये था ना कि देखो न्यूक्लियस से किसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस से किसका डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट। बस ये बात याद रखना है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है ना, वही एटॉमिक साइज होता है, वही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, अब इस वाले केस में तो आउटर मोस्ट सेल से तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इस वाले केस में आउटर मोस्ट सेल से ही है, यस और नो, है कि नहीं। इसके बाद तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन Yes, नहीं sir. दिख रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ बस एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये सही है। और ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो ये तो सही है ही, यानी 2 और 3 जो कि बी में है, 4 तो नहीं होगा, तो क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताना है आपको एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड जानते हो, मेटेलिक ऑक्साइड होता है या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? Non-metallic. वेरी गुड, नॉन मेटेलिक। यानी आपको अब ढूंढना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर वाला नॉन मेटेलिक है ना। अब ये भी आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बताते हो। ठीक है, तो पूछे, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अपना। नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब ऑब्वियस सी बात है, कौन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। चलिए ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट कर, तो देखिए कितने लोग सही कर पाते हो। क्या बता, सबको वोट दे दिए, सॉरी। जो भी है नॉन मेटल और मेटल, वो पता आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ही आसानी से पता चल सकता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो ऑप्शन एंड करते हैं, है ना। हाँ देखिए, ये है, मैक्सिमम लोग बी को वोट कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं रिजल्ट क्या सही है ना। इस बार तो हैंड रेस करके बताना तो कितने लोग सही किए हो। उससे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5। 2,5. इसका कितना होगा, 2,1. इसका क्या होगा, 2,8,2. 2,8, और इसका क्या होगा, 2,8,8,1. 2,8,8,1, है ना। अब गेन करने का एबिलिटी ही बताएगा ना कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है कि नहीं है। Yes, मतलब इन sir. सब में से कौन लग रहा है कि गेन B. करने वाला है, बी। ये तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये गेन करेगा, A. ये करेगा ना, गेन कौन करेगा, ये करेगा। A. गेन करने का एबिलिटी इसी में ना, ए में है ना। Yes, sir. Yes, sir. ए में है, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, ए। अब ये बताइए कितने लोग सही किए थे, एक बार हैंड रेज करना। तो अविनाश, निधि, गुड, नेहा वेरी गुड, ठीक है, अनम वेरी गुड, अमन बहुत बढ़िया, ठीक है, कृति, चलो गुड। चलिए बहुत बढ़िया, अब हैंड स्लोअर कर लीजिए। तो इसका मतलब आपको पता चल गया, देखो वैलेंस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, आधा से ज्यादा काम आसान कर देता है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का ऐसे पता चल जाएगा, लूज करने का टेंडेंसी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाता है कि लूज करने वाला टेंडेंसी या गेन करने वाला। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बताओ 3 मेटल्स है, ये बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये जो है, ये तीनों मेटल्स किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटल वाइट्स। तो ये आपको हम बता देते हैं, ये जो तीनों मेटल्स है, एक्चुअली ये बताना ही पड़ेगा, ये किस में आते हैं। ऑब्वियस बात है, ये दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, हाँ, तो ये मेटल वाइट्स में आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर किसी को पता है कितना होता है, 5. 5 होता है। सिलिकॉन का 5 होता है बोरॉन का, और सिलिकॉन का कितना होता है, 14 ना। 14. ठीक है, जर्मेनियम का तो जरूरत नहीं फिलहाल, है ना। तो ये जो है, इसका कितना हो जाएगा, 2, 3, और इसका कितना हो जाएगा, 2, 8, 4, है ना। 4. तो ये तो पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता है ना।
यहाँ पे भी वही बात है, थोड़ा सा वैसा है कि साइज बहुत छोटा होने के कारण भी यहाँ पे कुछ होता है, लेकिन देखा जाए तो इन सब का जो है, ये सब जो है मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, इसलिए ये दोनों किस में आते हैं, मेटलवाइट्स में आते हैं। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इका अल्युमिनियम के बारे में पढ़ाए थे सबको। इका अल्युमिनियम जानते हो? इका अल्युमिनियम का फॉर्मूला मेंडलीव फॉर्म किया था, क्या आप फॉर्म कर सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ इका अल्युमिनियम? इन सब में से कौन है? ठीक है, चलो आप लोग ऑप्शन के थ्रू बताओगे, है ना? बताइए। गुड, वेरी गुड। ठीक है, इका अल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम की तरह, है ना? तो जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है उसी तरह इसका भी। चलो गुड, मैक्सिमम लोग का सही आंसर आ चुका है ना? तो इसको आगे बढ़ाते हैं और अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका समय ज्यादा ले रहा हूं। चलिए गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों होगा? सबको पता है इका अल्युमिनियम मतलब अल्युमिनियम जैसे ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी अल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, और ये वैलेंसी से हम बना लेते हैं अगर हमें नहीं पता हो तो। अल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, अल्युमिनियम का 3, है ना? तो ऐसे क्रॉस करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा उम्मीद करते हैं। तो इस अल्युमिनियम की जगह पे क्या है, इका अल्युमिनियम, तो E2O3। ठीक है, अब यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर अरेंज करना है, ठीक है, तो इसको हम ही कर देते हैं। इन सब का मेटेलिक कैरेक्टर अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसके लिए सबसे पहले पता है आपको क्या पता होना चाहिए? ये क्या पता होना चाहिए आपको? एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। हाँ, जैसे लिथियम का 3, ऑक्सीजन का 8, 8, सॉरी कार्बन का लिख दिया। अच्छा, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 8, 8, बेरिलियम 4 और फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9, कितना होता है? 9। ठीक है, तो इसका हो गया 2, 1, इसका हो गया 2, 6, इसका हो गया 2, 4, इसका हो गया 2, 2 और इसका हो गया 2, 7। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे कम मेटेलिक उसको पहले, छोटा से बड़ा, यस सर। हाँ, यानी ऑब्वियस सी बात है जो गेन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब लूज करने का टेंडेंसी, हमको सबसे बड़ा लूज, सबसे ज्यादा जिसमें लूज करने का टेंडेंसी वो बाद में आना चाहिए ना। तो सबसे कम Yes, लूज sir. करने का टेंडेंसी सब में से किसका दिख रहा है? इसका दिख रहा है क्या, है ना? तो फ्लोरीन पहले आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद बताओ किसका दिख रहा है? इसका दिख रहा है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो लूज तो नहीं करेगा, सब तो गेन करने वाला। हाँ बोलो। सर ऑप्शन ए होगा आंसर। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा कौन? 6, 6 किसका होता है? कार्बन का ना, 6 कार्बन, कार्बन। और इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 4, 4 किसका? बेरिलियम। बेरिलियम, लास्ट में लिथियम। तो लिथियम। FOCBELI, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हो कि नहीं, बताओ, है ना? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सी भी सेम ही ऑप्शन है। क्या? सी भी सेम ही ऑप्शन है। अच्छा, सी भी सेम ही ऑप्शन है, तो अब ये बुक का गलती है, मेरा गलती तो नहीं है, लेकिन लॉजिक हम बता दिए। ठीक है, लॉजिक क्लियर है ना? यानी आप ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, चलो इसमें बता सकते हो, इसमें भी वही है। ठीक है, तो क्या इंड किया जाए यहाँ पे क्लास? अब सबको समझ में आ गया कि कैसा क्वेश्चन आएगा? यस सर। गुड।